अपन बात कर लेते हैं 1 किलोग्राम 1H2 के संलयन से प्राप्त ऊर्जा के बारे में। अच्छा कंसेप्ट है, पेपर में पूछा भी जाता है। 1 किलोग्राम 1H2 के संलयन से प्राप्त ऊर्जा। अच्छा देखो, सबसे सिंपल बात, हमने एक बात कही थी, जैसे अगर मान लो किसी परमाणु के परमाणु भार के बराबर ग्राम में मात्रा ले लो आप उस पदार्थ की। आपके पास कोई भी पदार्थ, उस पदार्थ के परमाणु भार, जैसे पदार्थ का मतलब किसी ना किसी परमाणु से मिलकर बना होगा, उस परमाणु के परमाणु भार के बराबर ग्राम में मात्रा ले लो, वो उसके 1 मोल के बराबर होती है। ये पहले भी हमने बताया था। जैसे अपन कह रहे थे यूरेनियम 235 है, इसके 235 ग्राम में 1 मोल होगा। जैसे H2O है, कितना होता है 18, इसके 18 ग्राम में 1 मोल हो जाएगा। नहीं समझे बात? ऐसे ही 1H2 का मतलब 2 ग्राम में 1 मोल। 1H2 के 2 ग्राम में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23। यही तो होती है अवोगाद्रो संख्या। चलो, ये 1H2 के 2 ग्राम की बात है, इसलिए 1 ग्राम में इसलिए 1000 ग्राम में 1000 का इंटू कर दो, क्या दिक्कत आई? तो इसको मैं ऐसे लिख दूं 6.023 इंटू 10⁻26/2। ये 1000 ग्राम मतलब 1 किलोग्राम 1H2 में परमाणुओं की संख्या है। अपन को अभी अपन ने डिस्कस किया था कि एक जो पार्टिकल है, एक 1H2 के संलयन से कितनी ऊर्जा मिलती है हमें? 7.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतने परमाणुओं से कितनी ऊर्जा मिलेगी? 7.2 का इसमें इंटू कर दो, अपना काम हो जाएगा। आओ जरा, चूंकि एक 1H2 के संलयन से, ऐसे तो नॉर्मली रिएक्शन तो ये कहती है कि 3 का संलयन होता है तब 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलती है। तो एक किससे कितनी मिलेगी? 7.2। संलयन से प्राप्त ऊर्जा 7.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसलिए 1 किलोग्राम 1H2 के संलयन से प्राप्त ऊर्जा, जरा सॉल्व कर, 7.2 इंटू 6.023 इंटू 10⁻26/2। ये किस में आई? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर हम लोग इस मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना चाहें तो अपन को क्या करना पड़ेगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻13 से गुणा करना पड़ेगा। ये तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो गई। या 7.2 इंटू 6.023 इंटू 10⁻26। इस 2 से इसको कैंसिल कर लो तो ये 3.6 हो जाएगा। 7.2 है, 72 है, मतलब 36 हो जाएगा। 3.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता तो -19 से करते। ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 10⁻6 पहले से ही है इसके पास, 10⁻6 पहले से इसके पास रखा हुआ है। ठीक है, तो आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो आएगी 34.67 इंटू 10⁻13 जूल। कमाल की बात देखो, एक यूरेनियम के विखंडन से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक 1H2 के संलयन से 7.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 किलोग्राम यूरेनियम के विखंडन से 8.2 मेगा इंटू 10⁻13 जूल, और 1 किलोग्राम 1H2 के संलयन से 34.6। इसका मतलब 1 किलोग्राम यूरेनियम के विखंडन से जितनी ऊर्जा प्राप्त होती है
उससे ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है किससे? 1 किलोग्राम यूरेनियम के संलयन, 1 किलोग्राम हाइड्रोजन के संलयन से। इसलिए जो हाइड्रोजन बॉम्ब होता है ना, वो परमाणु बम से भी ज्यादा खतरनाक होता है। हाइड्रोजन जो बॉम्ब है वो परमाणु बम से भी ज्यादा खतरनाक है, भाई उससे ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। चलो क्योंकि इसका मतलब एक यूरेनियम के विखंडन से जो ऊर्जा मिली उसका वैल्यू था 8.2 इंटू 10⁻13 जूल। जब इसको सॉल्व किया जाए, मीन्स अगर अपन दोनों का रेशियो निकालें तो एक 1H2 के संलयन से प्राप्त ऊर्जा 1 किलोग्राम देखो, 1 किलोग्राम 1H2 के संलयन से प्राप्त ऊर्जा 1 किलोग्राम यूरेनियम 235 के विखंडन से प्राप्त ऊर्जा का 4.2 गुना होती है। मतलब यह है 1 किलोग्राम यूरेनियम का विखंडन करो तब जो ऊर्जा निकलेगी उससे 4.2 गुना ज्यादा ऊर्जा निकलेगी किसमें? 1 किलोग्राम हाइड्रोजन के या 1 किलोग्राम ड्यूटेरियम के संलयन में जो ऊर्जा निकलेगी। ठीक है, ये नाभिकीय अभिक्रिया के बारे में जानकारी है। अभी अपने पास एक जो सिंपल सा टॉपिक है और सबसे लास्ट का टॉपिक है इस यूनिट का, वो है तारों में संलयन, फ्यूजन इन स्टार्स। जरा उसके बारे में बात कर लेते हैं। चलो देखो जरा, तारों में संलयन, और तारों में संलयन में भी सबसे स्पेशली अपन बात करेंगे सन के बारे में, सूर्य के बारे में, क्योंकि पृथ्वी के जो सबसे समीप स्थित होता है, पृथ्वी के समीपस्थ जो स्टार है, तारा है, वो क्या है? सूर्य है। ठीक, और ये सूर्य जिसका द्रव्यमान होता है लगभग 2 गुणा 10 की घात 30 किलोग्राम, ये 4 गुणा 10 की घात 9 वर्षों से 4 गुणा 10 की घात 26 जूल प्रति सेकंड की दर से विकिरण का क्या कर रहा है? उत्सर्जन कर रहा है। भाई सूर्य तो बहुत पुराना है, नहीं है? ये रामायण वामायण के जमाने में भी था, हनुमान जी ले गए थे इसको मुंह में, नहीं पता वो? हाँ, हनुमान जी तो थे वो। अरे सूर्य को देखा गेंद के जैसा दिख रहा था, वो लाल लाल गेंद, हनुमान जी उड़े, मुंह में रख लिया, सारे देवता आ गए, बोले साहब ये क्या कर, अंधेरा ही हो गया पूरी सृष्टि में। हनुमान जी के हाथ पांव जोड़े, भाई छोड़ दो। मैंने कहा चल चल निकल जा। हाँ, फिर दोबारा पाला पड़ा हनुमान जी का, जब वो लक्ष्मण बूटी लेके आ रहे थे तो भरत ने तीर मारा, वो हनुमान जी मूर्छित होके गिर गए। वो जगे, भरत ने जगाया, भाई जिंदा हो चल। पूछा कौन है? भाई बन के राम के काम से आया हूँ, लक्ष्मण को शक्ति लगी है, भाग के गया। उसने देखा कि ये क्या हो रहा है, उसने सूर्य को बोला रुक रुक, निकलना मत, अगर तू निकला तो दिक्कत हो जाएगी, लक्ष्मण बढ़ जाएगा। और उसने कहा कि अगर तेरे को पता नहीं है तो विजिटिंग कार्ड देख ले, तुझे पता है मैं वही वाला हनुमान हूं जो मुंह में रख के घुमा था तेरे को। तो कितने सालों से एनर्जी देता ही आ रहा है, मतलब लगभग 4 गुणा 10 की घात 9 वर्षों से। और दर कितनी है विकिरण की? 4 गुणा 10 की घात 26 जूल प्रति सेकंड की ऊर्जा दे रहा है। मतलब उसके रेडिएशन की रेट देखो तुम, जितनी एनर्जी इनसे नहीं मिली किसी से भी, 1 सेकंड में उतनी एनर्जी रिलीज कर रहा है वो। इसका मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी और बहुत वर्षों से देता आ रहा है। ऐसा किसी सामान्य प्रक्रिया से संभव नहीं है, ना तो कोई गुरुत्वीय प्रक्रिया, ना कोई विद्युत चुम्बकीय प्रक्रिया, ना कोई नाभिकीय अभिक्रिया। मीन्स जो नाभिक की नॉर्मली जो प्रबल दुर्बल या प्रबल अन्योन्य क्रियाएं, वो ऐसा काम नहीं कर सकती। इसका मतलब कोई भी रासायनिक प्रक्रिया ऐसा काम नहीं कर सकती कि इतने लंबे समय तक चले। और अभी तो पता नहीं कितने साल वर्षों तक ऊर्जा और देता रहेगा। अभी तो क्या है भाई, सूर्य का जो एग्जिस्टेंस है वो पृथ्वी से पहले से है। पृथ्वी जब तक नहीं थी उससे पहले सूर्य है, और पृथ्वी भले ही नष्ट हो जाए सूर्य नष्ट नहीं होगा।
तब तक तो एनर्जी मिलती रहेगी। इसका मतलब उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी रिएक्शन है, कोई ना कोई ऐसी प्रक्रिया काम कर रही है, लगातार काम कर रही है, जिससे इतनी मात्रा में ऊर्जा और इतने वर्षों से लगातार चली आ रही है। और वो जो अभिक्रिया है वो क्या है? नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया है। इस नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया में दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है कार्बन नाइट्रोजन चक्र और एक होता है प्रोटॉन चक्र। एक कार्बन नाइट्रोजन चक्र होता है और एक प्रोटॉन चक्र होता है। इनके कारण ये अभिक्रियाएं चलती हैं। सूर्य में लगभग हाइड्रोजन 10% और हीलियम 90% होते हैं। सूर्य जो होता है उस गैसीय अवस्था में रहता है। सूर्य है, ये तो वैज्ञानिक रिसर्च में भी पता चला है कि सूर्य के पास ठोस परत नहीं है कुछ, सूर्य गैसों का मिश्रण है और उसमें लगभग 10% तो हाइड्रोजन गैस और 90% हीलियम गैस। होता क्या है, ये हाइड्रोजन संलयित हो के हीलियम का निर्माण करते हैं। नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया में यही तो हो रहा है, जो हाइड्रोजन के पार्टिकल हैं वो संयुक्त हो करके हीलियम का निर्माण करते हैं और उससे बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, चलो तो जरा सबसे पहले बात करते हैं अपन कार्बन नाइट्रोजन चक्र के बारे में। क्या प्रक्रिया होती है? एक फिक्स प्रोसेस है कार्बन नाइट्रोजन चक्र। देखो जरा, देखो इस पूरी प्रोसेस में क्या है। एक कार्बन पार्टिकल होता है C612, वो एक हाइड्रोजन के पार्टिकल से क्या करता है? रिएक्ट करता है। उससे एक नाइट्रोजन का पार्टिकल बनता है, एक 1H1 और एक गामा पार्टिकल, मींस गामा रेडिएशन मिलता है हमें, और 1.95 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, फिर ये 7N13 का जो पार्टिकल है ये स्वतः क्या होता है? विघटित होता है, और स्वतः विघटित होके एक तो कार्बन का पार्टिकल बनाता है, एक बीटा पार्टिकल बनाता है, एक न्यूट्रिनो रिलीज करता है और 2.22 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज करता है। ये फिक्स प्रोसेस है। ठीक है, फिर ये जो C613 है ये फिर से क्या करता है? एक हाइड्रोजन पार्टिकल से क्रिया करता है, उससे एक 7N14 का पार्टिकल बनता है, एक गामा पार्टिकल बनता है और 7.55 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। ठीक, चलो ये 7N14 का पार्टिकल फिर से 1H1 से क्या करता है? रिएक्ट करता है। एक तो ऑक्सीजन का पार्टिकल बनता है ATO15, एक गामा पार्टिकल बनता है और 7.35 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को रिलीज करता है। ठीक, चलो फिर एक ये जो ATO15 का पार्टिकल है ये फिर से क्या होता है? डिके होता है, और डिके होने के बाद 7N14 का पार्टिकल, एक बीटा पार्टिकल, एक न्यूट्रिनो और 2.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज करता है। ये 7N15 फिर एक 1H1 पार्टिकल से क्या करता है? रिएक्ट करता है। एक C612 पार्टिकल, एक हीलियम का पार्टिकल और 4.96 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज करता है। ये इतनी सारी प्रक्रिया होती है इसमें। ठीक है, चलो अब अगर इस पूरी अभिक्रिया को संयुक्त रूप से लिखा जाए, ये कार्बन नाइट्रोजन चक्र है। कार्बन नाइट्रोजन चक्र को संयुक्त रूप से लिखने पर
जरा देखो, अगर अपन कैंसिल करना चाहें, चलेगा? 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 ये कौन सा आ गया? देखो जरा, 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन पार्टिकल 1H1, इसको प्रोटॉन भी कह सकते हैं अपन, 4 1H1 पार्टिकल, ये संयुक्त होके क्या क्या बना रहे हैं जरा देखो। एक तो 2He4 बना है इनके साथ प्लस 2 बीटा पार्टिकल बने प्लस 1 2 3 3 गामा पार्टिकल, न्यूट्रिनो कितने? 1 2 2 न्यूट्रिनो, और इतनी सारी एनर्जी 26.72 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब कार्बन नाइट्रोजन चक्र में सिंपल सी बात यह है कि 4 प्रोटॉन के परमाणु संलयित होकर क्या बनाते हैं? एक हीलियम का नाभिक बनाते हैं, ठीक है, और ऊर्जा निर्मुक्त करते हैं, ठीक है। अच्छा, जिन पिंडों का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 0.4 से 0.5 गुना होता है, जिन पिंडों का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 0.4 से 0.5 गुना होता है, उनमें मुख्य रूप से क्या काम करता है? कार्बन नाइट्रोजन का चक्र काम करता है, ठीक है। एक अपने पास प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र भी होता है। प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र में क्या होता है जरा देखो इधर, ये सारी की सारी प्रोसेस याद करने वाली है, ये फिक्स डिजिट है, फिक्स वैल्यूज हैं, इनमें अपन ऐसे नहीं कर सकते साहब पहली रिएक्शन ऐसे कर दें अगली ऐसे करते, ये तो एक सिस्टमेटिक तरीका है, इससे क्रम से वो चलता है, ठीक है। एक दूसरा चक्र होता है प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र, उसमें भी क्या होता है? यही 4 प्रोटॉन के परमाणु संलयित होते हैं, हीलियम का पार्टिकल बनाते हैं और ऊर्जा निर्मुक्त करते हैं। देखो जरा, प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र, इसमें क्या होता है? दो 1H1 पार्टिकल होते हैं, ये अन्य दो 1H1 के पार्टिकल से क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं, उससे दो तो ड्यूटेरियम पार्टिकल का निर्माण होता है, 2 बीटा पार्टिकल बनते हैं, 2 न्यूट्रिनो बनते हैं और 0.84 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बनती है, ठीक। फिर क्या होता है? ये 2 1H2 के जो पार्टिकल हैं, ये 2 प्रोटॉन से क्या करते हैं? फिर से रिएक्ट करते हैं, उससे 2 पार्टिकल तो 2He3 के बनते हैं, 2 गामा पार्टिकल और 11.04 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या बनती है? एनर्जी बनती है, ठीक। फिर ये 2He3 के जो पार्टिकल हैं, ये फिर से क्या करते हैं? दोनों पार्टिकल संलयित होते हैं, उससे एक 2He4 का पार्टिकल बनता है, 2 1H1 पार्टिकल बनते हैं और 12.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। इस पूरी प्रोसेस को जब संयुक्त किया जाएगा देखो जरा,
सही है, दोनों तरफ है, ये दोनों तरफ है, ये दो पार्टिकल हैं, 2H 2H3 के दो पार्टिकल हैं तो दोनों हटे। आपके पास क्या बचा, 4 1H1 का पार्टिकल, मीन्स वही 4 प्रोटॉन संलयित हो रहे हैं, एक तो 2He4, 2 बीटा पार्टिकल, 2 गामा पार्टिकल, 2 न्यूट्रिनो और 24.68 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज। ये क्या होता है, प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र होता है। ठीक, ये सारा पार्ट आपके पास सेकंड यूनिट में है। कल से अपन बात करेंगे एक नई यूनिट के बारे में, थर्ड यूनिट के बारे में, पदार्थों के साथ अन्योन्य क्रिया, संसूचक और त्वरित्र, उसके साथ भी 3 पार्ट होंगे अपने पास। ठीक है, चलो वो सारी